हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने पीजीटी ईयर 2000 से लेकर के 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका फुल सॉल्व पेपर देखेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ईयर 2000 में 100 क्वेश्चंस, 2002-3 में 85 क्वेश्चंस और 2004 से लगातार 125 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन इज़ द प्लेस वेयर शेक्सपियर बॉर्न। वेयर इज़ इट लोकेटेड? स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन इज़ द प्लेस कहाँ पे है? ये प्लेस जहाँ पे विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ। आंसर नंबर 1 वारविकशायर इज़ द राइट ऑप्शन। Question number 2 is on your screen. See the explanation. Stratford is a charming little village in beautiful Warwickshire. स्ट्रेटफोर्ड वारविकशायर में एक सुंदर सा छोटा सा गांव है। Question number 2 is on your screen. All the world is a stage and all the men and women merely players. Who is the speaker of these lines? तो दोस्तों, ये लाइन आप सभी को पता है कि एज यू लाइक इट की लाइन्स हैं। और ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन दोस्तों ऑप्शन नंबर चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 शेक्सपियर, प्रॉस्पेरो, हैमलेट, जैक्स। तो एज यू लाइक इट में ये जैक्स की लाइनें हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जैक्स इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। These lines are spoken by Jacques in As You Like It, written by Shakespeare। तो दोस्तों, ये लाइनें एज यू लाइक इट में जैक्स के द्वारा बोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑन योर स्क्रीन। सी क्वेश्चन नंबर 3। To which work of his own Shakespeare called the first hire of invention? इन्होंने शेक्सपियर ने अपने फर्स्ट वर्क का क्या नाम बताया है? तो ऑप्शन नंबर 2 वीनस एंड एडोनिस इज़ द राइट ऑप्शन। वीनस एंड एडोनिस 1593। वीनस एंड एडोनिस 1593 इज़ द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। Shakespeare calls his Venus and Adonis 1593 the first hire of my inventions. It was dedicated to Earl of Southampton. Question number 4 is on your screen. Question number 4 is, who wrote Tiger's Heart wrapped in a player's hide about Shakespeare? तो दोस्तों, ये लाइनें किसने बोली थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। ये रॉबर्ट ग्रीने ने कमेंट किया था शेक्सपियर पे। आंसर नंबर 3 रॉबर्ट ग्रीने इज़ द राइट आंसर। रॉबर्ट ग्रीने। सी द एक्सप्लेनेशन। Greene in 1592 pointed out to his fellows that there is an upstart crow beautified with her feathers, that his tiger's heart wrapped in a player's hide supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you। तो रॉबर्ट ग्रीन ने दोस्तों शेक्सपियर पे ये कमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is done. Now from question number 5 there is a passage. You have to read this passage carefully. Answer the questions based on the following. तो दोस्तों, ये पैसेज एक दिया हुआ है एजुकेशन प्लानिंग से ले करके। ये पूरा पैसेज आप पॉज करके पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों पैसेज कराने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं केवल पैसेज के आंसर्स इसमें आपको बता दूंगा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा
और पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके आंसर्स करिएगा, क्योंकि पैसेज काफ़ी लेंदी है और पैसेज कराने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पैसेज को उसमें नहीं कराता हूँ, मैं इसके आंसर्स आपको बता दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द मेन थ्रस्ट ऑफ द ऑथर, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3, वन शुड नेवर सीज टू लर्न, आंसर हो जाएगा। इसके बाद पैसेज से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पज ऑफ द ऑथर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आंसर नंबर 4, टू प्रेजेंट प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 7 पूछेगा पैसेज से, अकॉर्डिंग टू द ऑथर एजुकेशनल प्लान शुड अटेम्प्ट एट, तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर 4, फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट मेजर्स शुड ओपन यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट टू मीट मॉडर्न कंडीशंस, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेवलप वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ अवार्डिंग क्रेडेंशियल्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, रियल ग्रुप ऑफ मैटर और स्किल। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों जब आप पैसेज को ध्यान से पॉज करके पढ़ेंगे तो सही ऑप्शन आपको नंबर 3 मिलेगा, लर्निंग टू बी डिफेंड्स दैट देयर इज़ अ टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम इज़, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, आंसर करिए कमेंट में आप लोग। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम इज़ ऑप्शन नंबर 2, स्टिल इन फॉर्मेटिव स्टेज, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, स्टिल इन फॉर्मेटिव स्टेज। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ ऑन योर स्क्रीन, what is the meaning of the sentence the writing is already on the wall, इस सेंटेंस का दोस्तों क्या मतलब है, the writing is already on the wall, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करिए, 12 का हो जाएगा 3rd, ऑप्शन नंबर 3, द साइंस ऑफ चेंजेस आर ऑलरेडी विजिबल, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 13 is on your screen. Question number 13 is, which of the following is nearly the same in meaning as the word terminal as used in the passage, तो दोस्तों 13 का बताइए कमेंट में क्या आंसर होगा, 13 का आंसर नंबर हो जाएगा 4, एंड इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 is on your screen, which of the following is most opposite in meaning to phrase a far cry as used in the passage, 14 का आंसर करिए दोस्तों कमेंट में, 14 का क्या आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा, अ रियलिटी इज़ द राइट आंसर, राइट आंसर इज़ अ रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ ऑन योर स्क्रीन, सी क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग दोस्तों मेरे साथ अपने आंसर्स को कमेंट में आंसर भी करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज आल्सो नोन एज अ बॉयज एम्बिशन, विलियम फॉकनर के किस वर्क को अ बॉयज एम्बिशन भी कहा जाता है, 15 का आंसर करिए, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ए, अब्सालम, अब्सालम इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द मीन्स 15 का 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब्सालम 1936 इज आल्सो नोन
as a boy's ambition. It is set in early 19th century. तो अर्ली 19th सेंचुरी में सेट हुआ था. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 इज ऑन योर स्क्रीन. विच वॉज विलियम फॉकनर्स लास्ट नॉवेल. अंतिम नॉवेल विलियम फॉकनर का कौन सा था. 16 का आंसर करिए दोस्तों. तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 द रेवर्स इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 द रेवर्स. क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. द रेवर्स वॉज फॉकनर्स लास्ट नॉवेल विच ही बिगैन इन 1940 एंड फिनिश्ड इन 1962. द रेवर्स विलियम फॉकनर का अंतिम नॉवेल था जिसे उन्होंने 1940 में शुरू किया और 1962 में फिनिश. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 17 इज़ ऑन योर स्क्रीन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द वेस्ट लैंड बाई T.S. Eliot इज़ अ पोएम ऑफ. पूछा है कि वेस्ट लैंड में कितनी लाइनें हैं, इस पोएम में कितनी लाइनें हैं. तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 430 इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 430 लाइन्स. क्वेश्चन नंबर 18 चलते देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट D.H. लॉरेंसेस सन्स एंड लवर्स. इनमें से कौन सा सेंटेंस D.H. लॉरेंस के नॉवेल सन्स एंड लवर्स में के अकॉर्डिंग सही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो 18 का दोस्तों आंसर करिए. 18 का आंसर क्या हो जाएगा. 18 का आंसर नंबर 4 पॉल किल्स हिज मदर. पॉल अपनी माँ को मार डालता है. यही स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर. आंसर नंबर 4 पॉल किल्स हिज मदर इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. दो पॉल्स मदर सफ़र्स फ्रॉम कैंसर. यद्यपि पॉल की जो माँ थी वो कैंसर से पीड़ित थी. कैंसर से उसको बीमारी कैंसर की हो गई थी. बट वॉज किल्ड बाई पॉल. लेकिन वो पॉल के द्वारा मार दी गई थी. पॉल हिमसेल्फ बाई ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन बिकॉज हिज मदर्स पेन वॉज इनटॉलरेबल फॉर हिम. क्योंकि उससे अपनी माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा था और इसलिए उसने अपनी माँ को मार दिया था. क्वेश्चन नंबर 19 इज़ ऑन योर स्क्रीन. विच वन इज़ अ फिलोसॉफिकल वर्क ऑफ विलियम बटलर ईट्स विच ही रोट विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ. विलियम बटलर ईट्स का कौन सा वर्क है जो उन्होंने अपनी वाइफ की मदद से लिखा था. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. 19 का आंसर करिए. 19 का आंसर हो जाएगा अ विज़न. आंसर नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20 इज़ ऑन योर स्क्रीन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन 20. क्वेश्चन नंबर 20. हु सेड मिल्टन दो शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर. किसने कहा था कि मिल्टन तुम्हें इस क्षण यहाँ होना चाहिए था. तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए. आंसर नंबर 2 वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही थी कि मिल्टन दो शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर. 20 का आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर. दिस इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ अ सोनेट बाई वर्ड्सवर्थ entitled लंडन 1802 और टू मिल्टन. लंदन 1802 और टू मिल्टन ये जो टाइटल है इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइनें मिल्टन के बारे में लिखी थी कि मिल्टन तुम्हें यहाँ होना चाहिए था और देश को तुम्हारी ज़रूरत थी. क्वेश्चन नंबर 21 इज़ ऑन योर स्क्रीन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. ये PGT के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको रट लीजिए. बिल्कुल आपकी टंग पे होने चाहिए. ये क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होंगे. क्वेश्चन नंबर 21. इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर्स डू आई मेक
और स्लीप। कीट्स अपनी किस ओड में ये लाइन बोलते हैं? डू आई मेक और स्लीप। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों आंसर करिए। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओड टू नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, ओड टू नाइटिंगेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। 21 का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दिस इज़ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ कीट्स ओड। ये कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल की कंक्लूडिंग लाइनें हैं। वॉज इट अ विजन और अ वॉकिंग ड्रीम? फील्ड इज़ दैट म्यूजिक? डू आई वेक और स्लीप? फ्लेड इज़ दैट म्यूजिक? डू आई वेक और स्लीप? तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। टू अ नाइटिंगेल की ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, हु इज़ हियर स्पोकन ऑफ? ये किसके बारे में है लाइन बोली गई कि हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर? 22 का आंसर करिए दोस्तों। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। कीट्स के बारे में लाइनें बोली गई थी। हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, ये जॉन कीट्स के बारे में लाइनें बोली गई हैं। दीज वर्ड्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द एपिटफ ऑफ जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन योर स्क्रीन। विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय कीट्स कंटेन पोएम हाइपेरियन? तो विच, क्वेश्चन नंबर 23, विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय कीट्स कंटेंट पोएम हाइपेरियन का करेक्ट आंसर दोस्तों करिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, थर्ड वॉल्यूम इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फटाफट हम करेंगे, पूरा पेपर हमें करना है, तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 23 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। Keats' health now began to fail, however, he had time to publish in 1820 a third volume containing Lamia, Hyperion, and others. Question number 24 is on your screen. Question number 24 is: who is the writer of The Adventure of Ulysses? The Adventure of Ulysses का राइटर कौन है? 24 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ, चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज, चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब ये भाई बहन थे। क्वेश्चन नंबर 24 का एक्सप्लेनेशन देखिए। लैम्ब कंपोज्ड विद हिज सिस्टर सम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, followed up in the some kind afterwards the adventure of Ulysses. Question number 25 is on your screen. Where was Mulk Raj Anand born? Very important question. मुल्क राज आनंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बताइए ज़रा इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा आंसर नंबर 1, पेशावर इन पाकिस्तान। मुल्क राज आनंद का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। Mulk Raj Anand was born in 1905 in Peshawar, now in Pakistan. मुल्क राज आनंद का जन्म 1905 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। पेशावर अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी बुक्स डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश बिफोर 1935? मुल्क राज आनंद ने कितनी किताबें 1935 के पहले पब्लिश कराई? 26 का आंसर करिए। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर 4, 5 बुक्स इज़ द राइट आंसर। आंसर नंबर 4, 5 बुक्स इज़ द राइट आंसर। मुल्क राज आनंद हैड पब्लिश्ड 5 बुक्स बिफोर 1935। कौन कौन सी? नंबर 1 पर्शियन पेंटिंग, नंबर 2 करीज एंड अदर इंडियन डिशेस, नंबर 3 हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, नंबर 4 द गोल्डन ब्रेथ, नंबर 5 द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर
27 दोस्तों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 27, हु ऑथर्ड द नॉवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट नॉवेल को किसने लिखा है? 27 का करेक्ट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। 27 का आंसर नंबर 2 आर के नारायण इज़ द राइट आंसर। आर के नारायण इज़ द राइट आंसर। In this novel, Narayan given us. Narayan gives us the story of rise and fall of Margaya, who is symbolic of materialistic philosophy. क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 28 is on your screen. Which novel of R. K. Narayan is similar to the A Doll's House? आर के नारायण का कौन सा नॉवेल अ डॉल्स हाउस के सिमिलर है? इज सिमिलर टू द अ डॉल्स हाउस। 28 का करेक्ट आंसर करिए दोस्तों। 28 का क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 3 द डार्क रूम। आंसर नंबर 3 द डार्क रूम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ नारायण इज द डार्क रूम विच इज समटाइम्स कंपेयर टू हेनरिक इब्सन प्ले अ डॉल्स हाउस। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑन योर स्क्रीन। हु इज़ ऑफ अ जूइश ओरिजिन। जूइश ओरिजिन का कौन था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा निसिम एजकिल। करेक्ट आंसर इज निसिम एजकिल। निसिम एजकिल वॉज बॉर्न इन बॉम्बे इन 1924 इन अ जूइश फैमिली। क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 30, हु रोट दीज लाइन्स। ये लाइनें किसने लिखी? आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बॉर्न हीयर एंड बिलोंग। मैं इस आइलैंड को नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं यहीं से संबंधित हूँ, यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ और यहीं मेरा जन्म हुआ। तो ये दोस्तों किसने कहा था? आंसर नंबर 4 निसिम एजकिल इज़ द राइट आंसर। आंसर नंबर 4 निसिम एजकिल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑन योर स्क्रीन। टोटल दोस्तों हम 85 क्वेश्चंस करेंगे आज के इस पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाई कमला दास इज़ इन डायलॉग फॉर्म। कमला दास की कौन सी पोएम इनमें से डायलॉग फॉर्म में है? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? द इन्विटेशन। करेक्ट आंसर इज द इन्विटेशन। 31 का पहला। The invitation is in dialogue form between Das and the sea. Question number 32 is on your screen. Question number 32. Kamala Das got Kerala Sahitya Academy Award in the year. कमला दास को केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड किस ईयर में मिला? 32 का दोस्तों आंसर करिए। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 1969। लेकिन दोस्तों इसकी नियरेस्ट जो डेट है वो 1968 है। अगर 1968 ऑप्शन में दिया होता तो आप 1968 के साथ जाते, वैसे 1969 के साथ जाएंगे। दास अर्न्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1985 में, वेयर एज केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1969 फॉर कोल्ड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था कोल्ड, उसके लिए इनको मिला था। दोस्तों इसकी नियरेस्ट जो है 1969 है, लेकिन इसकी रियल डेट 1968 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन।
हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलिट्जर प्राइज? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बार अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्जर प्राइज मिला है। तो आंसर नंबर 33 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 33 का हो जाएगा 4। चलिए देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलिट्जर प्राइज फॉर 4 ऑफ हिज वर्क्स। उनको 4 बार अपने वर्क्स के लिए मिला, ये ध्यान रखिएगा आप। 1924 में फॉर न्यू हैम्पशायर के लिए मिला, 1931 में फॉर कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला, और 1937 में फॉर अ फर्दर रेंज के लिए मिला, और 1943 में फॉर अ विटनेस ट्री के लिए मिला। तो दोस्तों याद रखने के लिए 24 में 7 जोड़िए, 31 में 6 जोड़िए, 37 में 6 जोड़िए, 43। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 31, 37, 43। क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑन योर स्क्रीन। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी? इसके ऑथर कौन है? 34 का आंसर करिए दोस्तों। 34 का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आंसर नंबर 1, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। A Mask of Mercy 1947 by Robert Frost, based on the biblical story of Jonah the prophet. It's a drama and the setting is a small bookstore in New York. Question number 35 is on your screen. Question number 35. Who uttered these words? I guess I am not a nature poet. I have written only 2 poems without a human being in them. 35 का आंसर करिए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात किसने कही है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कही है ये बात। आंसर नंबर 3, फ्रॉस्ट इज़ द राइट आंसर। 35। चलिए 36 को देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 35 का थर्ड फ्रॉस्ट सही हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑन योर स्क्रीन। विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन? लॉस्ट जनरेशन का बाइबल किसे कहा गया है? किस वर्क को कहा गया? तो आंसर नंबर 1, द सन आल्सो राइजेस इज द राइट आंसर। 36 का फर्स्ट। The Sun Also Rises 1926 was his first major novel that sets the flags for a generation and thus called the Bible of Lost Generation. Question number 37 is on your screen. Question number 37. दोस्तों 36 का फर्स्ट आंसर होगा द सन आल्सो राइजेस। Shelley wrote a pamphlet at Oxford, The Necessity of Atheism. By whom was he inspired? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 37 का क्या करेक्ट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में करिए। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ह्यूम इज द राइट आंसर। While a student at Oxford, Shelley read a scrap of Hume's philosophy and immediately published a pamphlet called The Necessity of Atheism. Question number 38 is on your screen. Where did Shelley settle and wrote his best poetry? Shelley कहाँ सेटल हुए और उन्होंने अपनी सबसे अच्छी कविताएं कहाँ लिखी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, पिसा। Shelley went to Italy in 1818. Shelley 1818 में इटली चले गए। आफ्टर वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर भटकने के बाद ही फाइनली सेटल्ड इन पीसा। हियर ही रोट हिज बेस्ट पोइट्री, और पीसा में इन्होंने अपनी सबसे अच्छी पोइट्री लिखी। 39 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 39। हु टर्म शेली एज मेलोपोइक? किसने कहा है शेली को? 39 का आंसर करिए दोस्तों।
39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्यू अर्नोल्ड, सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों करिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Arnold was Shelley's worst critic. He regarded Shelley as master of melopoeia, that is, use of musical words whose sound suggests the sense. Question number 40 is on your screen. Question number 40 को दोस्तों पढ़िए और इसका आंसर करिए। मैं 1 मिनट में पानी पी के आपसे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर करिए। हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट फॉर एक्सीलेंस? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 2 लैम्ब इज द राइट आंसर। फटाफट करेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 ह्यूज वॉकर कॉल्स लैम्ब द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस एंड अनदर क्रिटिक द प्रिंस ऑफ एसेइस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑन योर स्क्रीन। सी क्वेश्चन नंबर 41। हाउ इज लैम्ब एसोसिएटेड विथ क्राइस्ट्स हॉस्पिटल? लैम्ब क्राइस्ट हॉस्पिटल से किस प्रकार से एसोसिएटेड हैं? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा आंसर नंबर 3 हियर वॉज ही एजुकेटेड। यहाँ पर उनकी शिक्षा हुई थी। तो 41 का करेक्ट आंसर नंबर 3 है। एट 7 years Charles was sent to the famous Blue Coat charity school at Christ's Hospital. क्वेश्चन नंबर 42 इज ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से करिएगा इसको। वेयर फ्रॉम द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड रुफ्रॉक इज टेकन? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड रुफ्रॉक इज टेकन। एपिग्राफ कहाँ से लिया गया? 42 का दोस्तों करेक्ट आंसर करिए। 42 का थर्ड इन्फर्नो इज द राइट आंसर। आंसर नंबर थर्ड इन्फर्नो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द एपिग्राफ ऑफ द पोएम प्रूफ्रॉक इज टेकन फ्रॉम दांतेज इन्फर्नो कैंटो 27th line 61 to 66. Next question 43 is on your screen. Which of the following is not a poetic play by T.S. Eliot? T.S. Eliot के द्वारा कौन सा पोएटिक प्ले नहीं है? 43 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? 43 का 4 इनमें से कोई भी नहीं होगा। आंसर नंबर 4 नन। क्वेश्चन नंबर 43 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऑल देम आर पोएटिक प्लेज। ही रोट सम 7 पोएटिक प्लेज विच आर नंबर 1 स्वीनी एगोनिस्ट्स, नंबर 2 द रॉक, नंबर 3 मर्डर इन द कैथेड्रल, नंबर 4 द फैमिली रियूनियन, नंबर 5 द कॉकटेल पार्टी, नंबर 6 द कॉन्फिडेंशियल क्लियर, नंबर 7 द एल्डर स्टेटसमैन। ऑफ ऑल ऑफ देम मर्डर इन द कैथेड्रल इज मोस्ट आउटस्टैंडिंग। इनमें से मर्डर इन द कैथेड्रल सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 44 इज ऑन योर स्क्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन। द प्रिल्यूड को कितनी बुक्स में लिखा गया था? 44 का करेक्ट आंसर करिए दोस्तों। आप सब जानते हैं इसको 14 बुक्स में लिखा गया था। आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। द प्रिल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन 14 बुक्स written between 1797 and 1805 but published only in 1850 after his death by his wife Mary Hutchinson. Question number 45 is on your screen. Who called Wordsworth the egotistical sublime? किसने कहा वर्ड्सवर्थ को? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। आंसर नंबर 4 John Keats. Wordsworth is too
Preoccupied with his own self to take an objective view of things, Keats rightly called him the egotistical sublime. क्वेश्चन नंबर 46। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इज ऑन योर स्क्रीन। द ओल्ड मैन एंड द सी फेच नोबल प्राइज फॉर हेमिंगवे। द प्रोटोगनिस्ट इज। तो दोस्तों इसका प्रोटोगनिस्ट कौन है? 46 का पहला, अ क्यूबन फिशरमैन। फर्स्ट आंसर, अ क्यूबन फिशरमैन इज द राइट आंसर। 46 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 इज अ टेल ऑफ अ रिचुअल एनकाउंटर बिटवीन द ओल्ड क्यूबन फिशरमैन सेंटियागो एंड द फोर्सेस ऑफ इरोजन इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 47 इज ऑन योर स्क्रीन। Who wrote the habit of freedom? Who wrote the habit of freedom, which English room never acquire and never let their children acquire, came to me naturally? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 का आंसर करिए दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। 47 का 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 48. Arms and the Men by George Bernard Shaw, G.B. Shaw, is divided into 48 का करेक्ट आंसर करिए दोस्तों। 48 का 3 एक्ट्स में है ये। क्वेश्चन नंबर 49. हार्डी began and ended his career by writing. हार्डी ने अपना करियर शुरू किया और ख़त्म किया। क्या लिख के शुरू किया और ख़त्म किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का 4। पोइट्री से शुरुआत की और पोइट्री से ही एंड किया। 49 का 4। हार्डी इज़ मोर नोन फॉर हिज नॉवेल्स। थॉमस हार्डी को उनके नॉवेल्स के लिए जाना जाता है देन फॉर हिज पोइट्री, इनकी पोइट्री से ज़्यादा। बट सरप्राइजिंगली ही बिगैन एंड एंडेड हिज करियर विद द लेटर। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उनको जाना तो नॉवेल के लिए जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआत पोइट्री लिख कर की और अपना अंत भी पोइट्री लिख कर ही किया। लेकिन उनके नॉवेल काफ़ी फेमस हुए। क्वेश्चन नंबर 50 इज ऑन योर स्क्रीन। About which novel of his own Hardy remarked a war between flesh and spirit? हार्डी ने खुद अपने किस नॉवेल को कहा a war between flesh and spirit? 50 का आंसर करिए दोस्तों। 50 का आंसर नंबर 3 ज्यूड द ऑब्सक्योर इज़ द राइट आंसर। आंसर नंबर 3 ज्यूड द ऑब्सक्योर इज़ द राइट आंसर। चलिए 50 इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Most of Hardy's novels are tragedies, and the Jude the Obscure is somewhere all. The story, in Hardy's own words, is of a deadly war waged with old apostolic desperation between flesh and spirit. Question number 51 is on your screen. Which one was Hardy's first serial novel? इनमें से कौन हार्डी का पहला सीरियल नॉवेल था? 51 का करेक्ट आंसर करिए दोस्तों। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। 51 का फर्स्ट। चलिए 52 की ओर चलते हैं। 51 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ हार्डी टू अपीयर इन अ सीरियल फॉर्म बिफोर पब्लिकेशन एज अ book. Question number 52. To strive, to seek, to find and not to yield is the last line of a poem by Alfred Lord Tennyson. Which one is it? ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम की आखिरी लाइन है। कौन सी पोयम है? 52 का करेक्ट आंसर करिए दोस्तों। 52 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 यूलिसीज इज़ द राइट आंसर। आंसर नंबर 4 यूलिसीज इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। विच पोयम ऑफ टेनिसन वॉज हिज फेवरेट? टेनिसन की कौन सी पोयम टेनिसन को काफ़ी प्रिय थी? तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर होगा ए, माउड। Maud 1855 is a story of a lover who passes from morbidness to ecstasy, then to anger and murder, followed by insanity and recovery. This was Tennyson's favorite. तो मॉड टेनिसन की फेवरेट पोएमों में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 54। द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज। इन मेमोरियम की राइमिंग स्कीम क्या है? 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4, ए बी बी ए। आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। इन मेमोरियम इज रिटन इन क्वेट्रेंस यूजिंग octasyllabic लाइन्स विद द राइमिंग स्कीम ए बी बी ए। क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 55। Arnold took the theme of his The Scholar Gypsy from Joseph Glenell's a book entitled। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने जोसेफ ग्लेनेल की बुक से ये टाइटल लिया था, द स्कॉलर जिप्सी। 55 का करेक्ट आंसर करिए। 55 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, नन। The Scholar's Gypsy is based on the legend told by Glanville in his book The Vanity of Dogmatizing 1661। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, 55 के बाद 56 इज ऑन योर स्क्रीन। हु इज़ रेफर्ड एज यूरोप्स सेजेस्ट हेड and physician of the Iron Age by Arnold? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 56 का करेक्ट आंसर करिए दोस्तों। 56, हु इज रेफर्ड एज यूरोप सेजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बाई अर्नोल्ड। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3, गोथे इज द राइट आंसर। In memorial verses, Arnold put his tribute as such when Goethe's death was told. We said, sunk then in Europe's sagest head, physician of the Iron Age, Goethe has done his pilgrimage. Question number 57 is on your screen. When was Literature and Dogma published? 57 का आंसर करिए। लिटरेचर एंड डॉगमा कब पब्लिश हुआ? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, 1873। चलिए दोस्तों, 57 की एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। लिटरेचर एंड डॉगमा वॉज पब्लिश्ड इन 1873 इज इन जनरल अ प्ली फॉर लिबर्टी इन रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट वर्क? डिकेंस का कौन सा इनकम्प्लीट वर्क है? तो दोस्तों, एडविन ड्रूड, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। Dickens died in 1870 over his unfinished Edwin Drood and was buried in Westminster Abbey. Question number 59 is on your screen. Lady Dedlock, a character occurs in Dickens। 59 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1, ब्लीक हाउस। मैं फटाफट दोस्तों आपको आंसर कराता रहता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। डिकेंस हेड एंड इसको डिटेल दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, वरना इसमें बहुत टाइम लगेगा। 59 के बाद हम 60 में देखेंगे। व्हाट प्रॉब्लम हैज़ बीन डेल्ट विद इन डिकेंस द ब्लीक हाउस। तो 60 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स लॉस डिलेज। आंसर नंबर डी यानी 4। Most of Dickens' novels belongs decidedly to the class of problem novels, thus the Bleak House attracts the lost delays. Question number 61. A ballad stanza is of। तो बैलेड स्टेंजा में दोस्तों कितनी लाइन होती हैं? 61 का थर्ड 4 लाइन्स। बैलेड स्टेंजा में 4 लाइनें होती हैं, ध्यान रखिएगा। बैलेड स्टेंजा में 4 लाइन्स होती हैं। A ballad stanza is a quatrain, 4 lines, usually rhyming A B A B A B. Question number 62 is on your screen. What does the term curtain raiser indicates in drama? तो 62 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4, a short play before the main play, curtain raiser। 62 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अ कर्टन रेजर इज अ शॉर्ट ड्रामेटिक पीस परफॉर्म बिफोर द मेन प्ले इन इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलेंगे। द वर्ड पिकारेस्क्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। 63 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? 63 का करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, स्पेनिश वर्ड पिकारो। The word picaresque has been derived from the Spanish word picaro, which means rogue and knave. Rogue. Option number 4, Spanish and picaro. Question number 64. An ambassador is a gentleman who lies abroad for good of his country. Pun for the is on the word. करेक्ट आंसर दोस्तों 64 का क्या हो जाएगा? 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 lies. Question number 65. When we use the same word in the 2 or more senses in order to laugh, we employ the figure of speech called pun. Lie means to tell a lie and to remain abroad. Question number 65. What figure of speech is in the man is no fool? 65 का करेक्ट आंसर बताइए। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर 1, लिटोटेस। In litotes, affirmative is conveyed by negation of the opposite. Question number 66. Milton, those who didn't be living at this hour, find the figure of speech. 66 में दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? आंसर नंबर 2, एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी का सिंबल दिख रहा है आपको। An apostrophe is a direct address to the dead or to the absent or to a personified object or idea. Question number 67. Find the figure of speech into error is human to forgive divine. 67 में दोस्तों कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? 67 का आंसर नंबर 4, एंटीथेसिस। आंसर नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। 68. In antithesis, a striking opposition or contrast of words or sentiments is made in the same sentence. Question number 68. Question number 68 is on your screen. What do you mean by a square meal? 68 का दोस्तों करेक्ट आंसर का क्या होगा? 68 का 1, a full meal. A square meal means a full meal. A square meal is a full meal or just sufficient. Question number 69 की ओर चलते हैं। GB Shaw was having the gift of the gab. What does the underline praise means? Talent for speaking. Answer number 1, talent for speaking. Gift of the gab. Gift of gab means talent for speaking. Question number 70 is on your screen. Keats was a victim of rap on the necklace. The underlined idiom denotes। 70 का दोस्तों आंसर करिए। 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3, सेवर क्रिटिसिज्म।
71 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? 71 का आंसर करिए। प्रोपेंसिटी आंसर नंबर 1 डिस्पोजिशन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैलिंग? आंसर नंबर 72 का क्या हो जाएगा? 4 इरेबल। क्वेश्चन नंबर 73 द एंटोनिम ऑफ एडवांस इज? आंसर नंबर 4 रिट्रीट हो जाएगा। आंसर नंबर 4 रिट्रीट। क्वेश्चन नंबर 74 द एंटोनिम ऑफ फैमिलियर का क्या हो जाएगा? अनफैमिलियर। क्वेश्चन नंबर 75 विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? तो आंसर नंबर 2 DULY ड्यूली। क्वेश्चन नंबर 76 विच सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो थर्ड आई वॉज बॉर्न इन इंडिया इज द राइट आंसर। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। Was born is idiomatic, so it is used as such without any modification. Question number 77 फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। 77 में करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। तो दोस्तों 77 का आंसर नंबर 1 मेनी अ मैन वॉन्ट्स टू बी रिच ओवरनाइट। 77 का 1 बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब आफ्टर मेनी ए एंड सिंगुलर। तो दोस्तों यही इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। 85 दोस्तों केवल टोटल क्वेश्चन है। विच सेंटेंस इज करेक्ट? 78 में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो आंसर नंबर डी रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। आंसर नंबर डी। आंसर नंबर 4 डी। Elder is used for the member of the same family and is not followed by then, whereas older is used by objects and people and is followed by then. Question number 79 which sentence is correct grammatically? आंसर करिए 79 का। 79 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा You, Tom and I ate sweets. आंसर नंबर 4 is correct grammatically. Pronoun are always used in the form of 2, 3, 1. पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन। तो आंसर नंबर 4 का यू, टॉम एंड आई इज द राइट आंसर।